हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सीरीज नंबर 19, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 18 सीरीज पे हम चर्चा कर चुके हैं। सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक बात करूंगा चैनल के बारे में। हमारा टेलीग्राम चैनल है आर्मी स्टडी पॉइंट नाम से, जिस पर प्रतिदिन क्वेश्चन डाले जाते हैं, प्रतिदिन पीडीएफ डाली जाती है मोस्ट प्रश्नों की, और प्रतिदिन जो क्या है टॉपिक वाइज क्या है पेजेस डाले जाते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज ही ज्वाइन करें। और जो टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और लाइन पर हमारे जो है स्क्रीन पे जो है जो स्क्रॉल जो हो रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके भी लिंक ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए हड़प्पा कालीन जो सभ्यता जो थी उसका जो स्थल जो था रोपड़ जो था वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। कहां स्थित है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। और रोपड़ जो स्थल है, रोपड़ जो स्थल है हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो खोजा गया भारत का पहला स्थल था, प्रथम स्थल था। ये कौन सा था? प्रथम स्थल, प्रथम स्थल था, जिसकी खोज जो है वो 1955 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी खोज जो है वो 1955 में की गई थी। और खोजकर्ता की अगर हम बात करें, खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता जो थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। यज्ञदत्त शर्मा क्या थे? इसके खोजकर्ता थे। और कब की गई इसकी खोज? 1955 में इसकी खोज की गई। और हड़प्पा कालीन सभ्यता का खोजा गया भारत का पहला यानी प्रथम स्थल था। रोपड़ जो है ये पंजाब राज्य का क्या है? एक जिला है। क्या है? एक जिला है। और यह ध्यान रखिए इसका जो नाम जो है रोपड़ से रूपनगर कर दिया गया, बदलकर। क्या कर दिया गया? रूपनगर। रूपनगर इसका नाम कर दिया गया। अब बात करें अवशेष की। अवशेष का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अवशेष जो यहाँ से प्राप्त हुए थे वो हुए थे मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के जो अवशेष है वो रोपड़ यानी रोपड़ पंजाब से प्राप्त हुए थे। कहां से हुए थे? रोपड़ पंजाब से प्राप्त हुए थे। तो क्लियर है, खोज जो है वो 1955 में की गई थी, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई थी। और कहाँ स्थित है स्थल? पंजाब में स्थित है और सतलज नदी के तट पर स्थित है। और भारत का हड़प्पा कालीन सभ्यता का खोजा गया ये पहला स्थल था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती थी? कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय जो रेखा है जिससे भारत का क्या है समय को दर्शाया गया है, समय जिससे ज्ञात किया गया है, वो भारतीय मानक समय रेखा है, जिसको 82.5 डिग्री बोलते हैं। 82.5 डिग्री रेखा से क्या है भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, जिसे भारतीय मानक समय रेखा बोला गया है। तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती, या निम्न में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसके जो 5 जो राज्य जो हैं, तो वो देखिए सबसे पहला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश राज्य के बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और 4 नंबर पे फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा। और 5 नंबर पे जो अंतिम जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा क्या है? गुजरती है। कितने डिग्री रेखा से लिया गया है? तो ये जो रेखा जो है ये 82.5 डिग्री रेखा है, जिसे भारतीय मानक समय रेखा बोला गया है। यह एक देशांतर रेखाएं हैं। क्या है? यह एक देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा जो है जिसे समय को क्या है ज्ञात किया जाता है, समय या तिथि को जो ज्ञात होती है वो देशांतर रेखाएं होती है। और किसी स्थान की जो स्थिति को जो ज्ञात किया जाता है वो अक्षांश रेखाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अष्टमुंडी झील कहाँ स्थित है? अष्टमुंडी झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? अष्टमुंडी जो झील है वो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। देखिए अष्टमुंडी झील जो है इसकी जो आकृति जो है वो 8 भुजाओं की आकृति है। 8 भुजा की आकृति जो है इसकी दिखाई देती है, इसलिए इसे अष्टमुंडी झील कहा जाता है। और इसका जो नाम जो है वो अनुपम झील है। अनूप झील,
क्या नाम है? अनूप झील। 8 भुजा की आकृति होने के कारण क्या है, इसको अष्टमुंडी झील कहा जाता है। और ये केरल राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य की एक और झील पूछी जाती है महत्वपूर्ण, जो काफी बार पूछी गई है, वो भी ध्यान रखिए, पेरियार झील। पेरियार झील, पेरियार झील जो है वो भी कहां स्थित है? केरल राज्य में, केरल राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए सौरमंडल का जो है वो सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी वो है ओलंपस मॉन्स। क्या है? ओलंपस मॉन्स जो है ये सौरमंडल का हमारा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्या है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और ये कहां स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। कहां स्थित है? मंगल ग्रह पर यह स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्वालामुखी का सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है बेरन द्वीप। कौन सी ज्वालामुखी है? बेरन द्वीप ज्वालामुखी जो है ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहां स्थित है? ये अंडमान निकोबार में। कहां स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। यह भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और सबसे बड़ी ज्वालामुखी जो है वो कौन सी है? ओलंपस मॉन्स है, जो कहां पाई जाती है? मंगल ग्रह पर पाई जाती है। यहां सौरमंडल की पूछी गई है तो मंगल ग्रह पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? देखिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है इसको प्रदान करने की जो शुरुआत जो है वो कब की गई? तो इसकी 1985 में की गई थी। कब की इसकी शुरुआत जो है वो 1985 में की गई थी। यह विशिष्ट कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विशिष्ट कोच को दिया जाता है। एक बात और ध्यान रखिए, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है खेल कोचिंग सम्मान पुरस्कार कौन सा है? निम्न में से पूछा गया क्वेश्चन है। तो खेल कोचिंग पुरस्कार जो है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जो विशिष्ट कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य। और इसकी शुरुआत जो है 1985 में दी गई। और आर्मी में काफी बार राशियां भी पूछी गई है पुरस्कार की, तो यह भी ध्यान की इसकी जो राशि जो है वो 15 लाख की राशि क्या है इसमें नगद दी जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, केरल राज्य का प्रमुख नृत्य। देखिए केरल राज्य का जो नृत्य है प्रमुख, काफी बार नृत्य जब पूछा जाता है तो ज्यादातर जो है केरल राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य का ही पूछा जाता है। तो केरल राज्य का जो नृत्य है वो कथकली नृत्य है। कौन सा नृत्य है? कथकली नृत्य जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल राज्य का है। दूसरा जो कंफ्यूजन जो करता है वो पूछा कथक। कथक जो नृत्य है, कथक जो नृत्य है ये किस राज्य का नृत्य है? तो ऑप्शन अगर दिया हो उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, तो उत्तर होगा उत्तरी भारत। उत्तरी भारत। अगर ऑप्शन इस तरीके से पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, तो यह जो कथकली जो नृत्य है, ये कथक जो नृत्य है ये शास्त्रीय नृत्य है और ये उत्तरी भारत का नृत्य है। अगर राज्य दिए हो तो राज्य जो है, प्रमुख राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का है। कौन सा राज्य का है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगर ऑप्शन में दिया हो पूर्वी भाग, दक्षिणी भारत या इस तरीके से ऑप्शन जो दिया हो तो उत्तरी भारत इसका राइट आंसर होगा। अगर राज्य प्रमुख की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। और सेम जो क्वेश्चन है ये कथकली, यह कथक है और यह कथकली, तो ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। फिर देखिए कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और ओडिसी जो लोक नृत्य है ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए भारत का जो संविधान जो है, हमारे देश का संविधान जो है वो किस तिथि को लागू किया गया था? संविधान जो है वो किस तिथि को लागू किया गया था? तो लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन इसको लागू किया गया था। कब है? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर इसको क्या है लागू किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पूछा जाता पारित कब किया गया, सभा में पेश कब किया गया? तो पारित जो है, पारित जो किया गया वो किया गया था 26 नवंबर 1949। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को क्या है संविधान बनकर तैयार हुआ, इसको क्या है पारित किया गया था।
अब बात करते थोड़ा सा आगे, तो संविधान सभा जो थी, जो सभा जो बनाई गई थी, संविधान जब तैयार हुआ था तो एक सभा बनाई गई थी। वो सभा जो थी उसमें 299 व्यक्ति थे। कितने? 299 व्यक्ति थे उस सभा में, और उस सभा में अध्यक्ष भी बनाए गए थे, और अध्यक्ष जो है वो काफी बार पूछे भी गए हैं। तो इसके दो पूछे जाते हैं, एक तो स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है। इस सभा का जो स्थायी अध्यक्ष जो था वो कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जो है इस सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। अब दूसरा पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद थे। कौन थे? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो थे इस सभा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इस सभा में कितने व्यक्ति थे? तो 299 व्यक्ति थे। कितने थे? 299 व्यक्ति थे। और ये संविधान बनकर जो तैयार हुआ था, बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को इसको क्या है? गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य दिन इसको क्या है? लागू किया गया था। अब आता है संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जो जनक जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को क्या है? संविधान का क्या है? जनक माना जाता है। और समय आप सबको पता ही है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें कुल समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 8, इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इलायची की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित है? तो इलायची की पहाड़ियां जो है वो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है प्रमुख मुख्यतः। और इसका विस्तार जो है वो तमिलनाडु राज्य में भी मिलता है। तो एक पूछी जाती है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो मुख्यतः जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में ये क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है, जिस पर क्या है? नीलगिरी नामक क्या है? वृक्ष पाए जाते हैं। अब अगर इसकी विस्तार करें तो इसका जो विस्तार जो है वो कर्नाटक राज्य में भी मिलता है और केरल राज्य में मिलता है। यहां तक इसका क्या है? यहां तक ये फैली हुई है, इसका विस्तार मिलता है। मुख्यतः जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये एक बहुत ही प्रमुख पर्यटक स्थल है। तो यह ध्यान रखिए, यहाँ क्या है? नीलगिरी वृक्ष जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसका क्वेश्चन का कल्याण नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो खद्दर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खद्दर नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन जलोढ़ मिट्टी से ये होता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी जो है उसको बांगर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बांगर नाम से जाना जाता है। और जो जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे प्रयुक्त फसल जो है, किस फसल के लिए सब प्रयुक्त है? तो ये जो फसल के लिए जो है ये धान के लिए है। किसके लिए? धान के लिए आदर्श मिट्टी है। किसके लिए? धान फसल के लिए आदर्श मिट्टी है। अब बात करते हैं कहाँ पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक जो पाई जाती है उत्तरी भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई? स्थिति की बात करें तो कहाँ पाई जाती है? उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत मैदान में क्या है? ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या है? खद्दर कहा जाता है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? बांगर नाम से जाना जाता है। और इसके लिए सर्वाधिक आदर्श जो फसल जो है, प्रमुख जो फसल के लिए उपयोगी जो है वो धान फसल के लिए उपयोगी है, और यह भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? देखिए, कर्नाटक राज्य का जो रत्न जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो रत्न जो है वो मैसूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैसूर को क्या है? रत्न कहा जाता है। कर्नाटक से पहले 1953 में क्या है? कर्नाटक से पहले क्या है? मैसूर एक राज्य था। क्या था? मैसूर एक क्या था? राज्य था। और 1973 में क्या है? फिर मैसूर से हटाकर क्या है? कर्नाटक को क्या है? राज्य घोषित कर दिया गया। तो कर्नाटक को राज्य घोषित जो है वो 1973 में किया गया था। और इससे पहले जो क्या है? राज्य क्या था? मैसूर जो क्या था? एक राज्य था।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। देखिए भारत का सबसे ऊंचा कर लेना, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात है, जिसका कहां स्थित है ये? तो कर्नाटक राज्य में। कहां से? कर्नाटक राज्य में क्या है ये स्थित है। कंफ्यूजन जो करता है वो क्वेश्चन ये है कि जोग जलप्रपात जो है इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया, ये भी ध्यान रखें। तो क्या कर दिया गया? पेपर में जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? महात्मा गांधी जलप्रपात क्या है, इसका बदलकर नाम कर दिया गया है। और बात करें जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर बना हुआ है? तो नदी जो है वो शरावती नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? शरावती नदी पर बना है। कौन सा जलप्रपात? महात्मा गांधी जलप्रपात। कहां स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा देखिए धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो है यह भी काफी बार पूछा गया है। तो यह कहां स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहां स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में क्या है? यह स्थित है। और नदी की अगर हम बात करें तो किस नदी पर बना है? तो नदी जो है इसकी नर्मदा नदी पर बना है। कौन सी? नर्मदा नदी पर क्या है? बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सामान्यतः समय अवधि कितनी होती है? देखिए अंतरराष्ट्रीय जो मैच है उसके खेलने की जो समय की जो अवधि जो होती है वो कितना मिनट होती है? तो समय अवधि जो पूछी जाती है वो एक तो फुटबॉल की पूछी जाती है और एक हॉकी खेल की पूछी जाती है। तो फुटबॉल खेल की जो समय अवधि जो है वो 90 मिनट है। कितनी है? 90 मिनट। एक पूछी जाती है हॉकी की, ये भी ध्यान रखें। हॉकी की समय अवधि जो है वो कितनी है? 60 मिनट। समय अवधि से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दो ही पूछे जाते हैं, फुटबॉल की और एक हॉकी की। ज्यादातर क्या है? हॉकी की पूछी जाती है। तो हॉकी की जो समय अवधि है खेल की, जो एक मैच की जो अवधि जो है समय, वो समय सीमा कितनी है? 60 मिनट है। और फुटबॉल की जो है 90 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 13, हमीदा बानो बेगम थी। देखिए हमीदा बानो बेगम जो थी वो कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम जो थी वो अकबर की माता थी। कौन थी? अकबर की क्या थी? माता थी। एक अकबर का पुत्र भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो अकबर के क्या है? कुल क्या है? 5 पुत्र थे। कितने? 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र ही पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा पुत्र जो था वो कौन सा था? जहांगीर था। सबसे बड़ा पुत्र जो था वो कौन सा था? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 14, आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखिए आर के नारायण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो आर के नारायण द्वारा जो लिखी गई पुस्तक जो थी वो कौन सी थी? मालगुडी डेज। मालगुडी डेज जो थी पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? आर के नारायण लेखक थे। और एक इनकी एक पुस्तक और है जो काफी पूछी जाती है, गाइड पुस्तक जो लेखक है उसकी भी कौन है? आर के नारायण द्वारा ही लिखी गई थी। अब बात करें लाइफ डिवाइन जो पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन थे? तो वो थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक थी? लाइफ डिवाइन। माई टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे इंदिरा गांधी, जो भारत की क्या है? प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन सी पुस्तक लिखी गई इंदिरा गांधी द्वारा? माई टूथ। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आप सबको पता ही है, चाणक्य। चाणक्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अर्थशास्त्र। और मालगुडी डेज जो है वो आर के नारायण की पुस्तक थी। और गाइड जो है यह भी क्या है? आर के नारायण द्वारा लिखी गई थी। माई टूथ जो है वो इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई थी। और लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की जो स्थापना जो है वो किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा इसकी क्या है? जो वंश की जो है स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कब की गई। तो 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में क्या है? खिलजी वंश की स्थापना की थी।
हुई थी और किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इसकी क्या है? स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। देखिए शरीर में ऊतकों का जो निर्माण जो होता है वो किस तत्व द्वारा होता है? तो वो प्रोटीन तत्व द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटीन तत्व द्वारा होता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारे शरीर में रचना का खंड जो है, रचना का खंड किस तत्व को कहा जाता है? रचना का खंड जो है वो प्रोटीन तत्व को कहा जाता है। किसको? रचना का, रचना का जो खंड जो है, खंड तत्व जो है वो शरीर की जो रचना जो है, हमारी रचना जो है उसका जो खंड तत्व जो माना जाता है, मुख्य तत्व जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? प्रोटीन को माना जाता है। और प्रोटीन का हमारे शरीर में जो निर्माण जो होता है, हमारे शरीर में निर्माण जो होता है प्रोटीन का, वो कितने अमीनो अम्ल से बनकर बनता है? तो 20 अमीनो अम्ल से। कितने? 20 अमीनो अम्ल से क्या है? प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या है? निर्माण होता है। और रचना, हमारे शरीर की रचना खंड तत्व जो है वो प्रोटीन को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मांसपेशियों में किस अम्ल के कारण थकावट आती है? देखिए मांसपेशियां जो है हमारी, जो थकावट जो आती है वो किस अम्ल की कमी के कारण आती है? तो लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण आती है। किसके कारण आती है? सॉरी, कमी के कारण नहीं। जो हमारी मांसपेशियों में जो थकावट जो आती है वो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने यानी इकट्ठा होने के कारण क्या है? हमारी मांसपेशियों में क्या है? थकावट आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हमारे शरीर जो है उसमें सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे शरीर का 65% भाग। तो ऑक्सीजन जो तत्व जो है हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। एक 2016 का क्वेश्चन था, उसमें यही सेम क्वेश्चन दिया था, ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं था। तो यह ध्यान रखें, ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा जो तत्व जो पाया जाता है वो हमारे शरीर में कार्बन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कार्बन तत्व क्या है? पाया जाता है। तो यह भी ध्यान रखें, ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम क्या है? कार्बन राइट आंसर करेंगे। तो सर्वाधिक जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है और दूसरा तत्व जो है वो कार्बन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जीन क्या है? देखिए जीन जो है वो क्या होते हैं? जीन जो होते हैं एक डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? जीन जो है क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। और डीएनए जो है गुणसूत्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गुणसूत्र को बोलते हैं। गुणसूत्र को बोलते हैं। जीन जो है वो क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। और डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र जो है वो कहाँ पाए जाते हैं हमारे शरीर के? ये भी पूछा गया। तो केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं हमारे शरीर के। दूसरा, जीन जो है वो अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। किसकी? जीन जो है, जीन जो है वो अनुवांशिकता की, अनुवांशिकता की क्या है? मूलभूत इकाई जो है वो किसको कहा जाता है? वो जीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये ध्यान रखिए, अनुवांशिकता का जनक पूछा जाता है। तो अनुवांशिकता का जो जनक जो है वो किसको कहा जाता है? वो ग्रेगर मेंडल को क्या है? अनुवांशिकता गुण का क्या है? जनक कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को क्या है? अनुवांशिकता क्या है? क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। और जीन जो है ये अनुवांशिकता की मूलभूत क्या है? इकाई है। और जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए का एक क्या है? भाग होता है। और डीएनए जो है वो एक गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं हमारे शरीर में? तो वो हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ल्यूमेन किसकी इकाई है? देखिए ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन जो है वो किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स की इकाई है। किसके? ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स की इकाई है। किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स की इकाई है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ज्योति तीव्रता जो है वो किसकी इकाई है? तो ज्योति तीव्रता जो इकाई है वो केंडल की है। किसकी है? केंडल की है। केंडल की जो इकाई जो है, एसआई जो इकाई है, एसआई मात्रक जो है वो ज्योति तीव्रता का है। स्टेरेडियन जो है वो किसकी इकाई है? तो वो ठोस कोण की है। किसकी है? ठोस कोण की, ठोस कोण की इकाई है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 21, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस क्या है?
भरी जाती है, एक ट्यूबलाइट भी पूछा जाता है। तो बिजली के बल्ब में जो है वो ऑर्गन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? ऑर्गन गैस भरी जाती है। अब मुख्य बात यह ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन इसी तरीके से हो, यहां दिया हो ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो अगर इसी तरीके से ऑप्शन अगर है तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ऑर्गन गैस भरी जाती है। अगर ऑप्शन जो है ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन की जगह क्या मिलेगा? पारावाष्प। पारावाष्प, पारे की जो वाष्प जो है वो किस में भरी जाती है? ट्यूबलाइट में भरी जाती है। अगर इस तरीके से ऑप्शन हो तो हम ऑर्गन कर सकते हैं ट्यूबलाइट के लिए, अन्यथा क्या है, अगर ऑप्शन में पारे की वाष्प हो तो राइट आंसर क्या है? पारे का वाष्प होगा। और बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। देखिए पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन जो है उसका एक उदाहरण है। तो हीरे का चमकना जो है, हीरा जो चमकता है, जो चमक जो है हीरे की, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या है? हमें दिखाई देती है। तो ए उदाहरण राइट है। दूसरा, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। देखिए रेगिस्तान में जो है गर्मी के समय जो टेम्परेचर, जो तापमान अधिक होने की जो लहर जो दिखाई देती है, मरीचिका जो दिखाई देती है, वो भी किसके कारण देती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। सी ऑप्शन, कांच में आई दरार। देखिए कांच में जो दरार जो होती है, वो जो कांच में आई जो दरार होती है, जो चमक जो होती है उसकी, वो भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। तो तीनों उदाहरण जो है वो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हैं। तो इसका डी ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग जो है वो क्या होती है? तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कौन सी होती है? ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और ध्वनि, दूसरा एक प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ये दोनों ध्यान रखिए, ज्यादातर कंफ्यूजन करते हैं। अनुप्रस्थ, तो देखिए अनुप्रस्थ जो तरंग होती है वो प्रकाश तरंगों को कहा जाता है, और ध्वनि तरंगों को क्या है? अनुदैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य कहा जाता है। अब पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग जो सर्वाधिक जो गमन करती है, सर्वाधिक जो मान जो होता है वो किस में होता है? तो ध्वनि तरंग जो है उसका सर्वाधिक जो मान होता है वो ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। अगर ठोस ऑप्शन में दिया हो, तरल, गैस, ठोस, तो राइट आंसर क्या होगा? ठोस होगा हमारा। अगर ठोस में अगर तत्व दिए हो, अगर तत्वों को दिया हो, तत्व को पूछा गया हो तो वो आएगा। अगर इसमें तत्व जो माने तो वो होता है सटील में सर्वाधिक होती है। किस में होती है? सटील में क्या है? सर्वाधिक होती है। अब बात करें न्यूनतम की या कम की, कि सबसे कम जो ध्वनि तरंगों की जो मान जो होता है वो किस में होता है? तो वो निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है। ध्वनि क्या है? ध्वनि को किस क्या है? गमन करने के लिए क्या है? किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। इसका विपरीत ही अगर बात करें, इसका विपरीत होता है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सर्वाधिक जो होती है वो कहाँ होती है? निर्वात में। सर्वाधिक चाल जो है वो कहाँ होती है? निर्वात में होती है। और न्यूनतम या कम की बात करें तो वो किस में होती है? ठोस में होती है। तो क्लियर, एक ध्यान रख लेना, ध्वनि वाला ध्यान रख लेना। ध्वनि की जो सर्वाधिक चाल होती है वो ठोस यानी सटील में होती है, न्यूनतम जो है वो निर्वात में होती है। इसका विपरीत क्या है? प्रकाश तरंगों की चाल होती है। और प्रकाश तरंगों को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। और ध्वनि तरंगों क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? देखिए रमन प्रभाव की खोज जो है काफी बार पूछा गया है। तो रमन प्रभाव की जो खोज जो है वो किस द्वारा की गई थी? वो सीवी रमन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सीवी रमन द्वारा की गई थी। और इनका जो है कब की गई ये भी पूछा गया है। तो 28 फरवरी 1928 को क्या है? सीवी रमन ने क्या है? रमन प्रभाव की क्या है? खोज की गई थी। और इस खोज के उपलक्ष्य में क्या है? एक दिवस बनाया जाता है। कौन सा? विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस जो है वो किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है? तो रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। कितने तारीख को? 28 फरवरी को बनाया जाता है। और खोज कब की गई थी? 1928 को की गई थी। अब इनको नोबेल पुरस्कार भी पूछा जाता है। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वो कब दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में इसे क्या है? इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह भी ध्यान रखिए इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न जो है वो भी दिया गया था। चलिए आगे।
क्वेश्चन नंबर 25, मानव हृदय में कितने वल्लभ होते हैं? मानव हृदय में वल्लभ यानी भाग जो है वो कितने होते हैं, कितने चैम्बर जो होते हैं, चैम्बर भी पूछा जाता है। तो मानव हृदय में कितने हैं? 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। देखिए 2 पार्ट जो है वो 2 होते हैं, एक होता है नील्य और दूसरा होता है अलिंद। अलिंद, इनके 2 भाग होते हैं। देखिए एक दायां होता है एक बायां होता है, तो 2 भाग क्या होते हैं? नीले के होते हैं। इसमें भी 2 होते हैं, 2, एक दायां होता है एक बायां। तो क्या है, हमारी जो चैम्बर जो होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। 2 नीले के होते हैं, एक दायां और एक बायां। 2 अलिंद के होते हैं, एक दायां और एक बायां। तो कैसी लगी आज की क्लास हमारी? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, सेडा क्लासेस ऐप को, तो अभी डाउनलोड करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐप का क्या है, लिंक दिया गया है, तो अभी डाउनलोड करें। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। जय हिंद,